हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो चलिए, आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास। तो हम शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की तीसरी क्लास। तो अभी जैसा कि आपने 2 क्लासें पढ़ चुकी हैं हिस्ट्री की, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास में दिल्ली सल्तनत। तो फ्रेंड्स, पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। चलिए, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास दिल्ली सल्तनत, जो हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत, इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चला, इसमें कौन कौन से वंश थे, ठीक है, उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको। ठीक है, कैसे याद करना है जिसमें इजीली आपको याद बना रहे कि कौन कौन से वंश आए। ठीक है, चलिए। तो दिल्ली का कार्यकाल चला अपना 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो दिल्ली की स्थापना इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में पांडवों द्वारा की गई। तो दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। तो जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो आप ऑप्शन में इंद्रप्रस्थ कर दीजिएगा, है ना। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। किसके द्वारा यह है, किसके द्वारा यह की गई थी इसकी स्थापना? नगर की पांडवों के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का अधिकार हुआ। कब हुआ? 11वीं शताब्दी में। अभी मैंने क्या बोला था कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? 1206 से 1526 तक। और यहाँ बात करते हैं अपन 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का अधिकार हुआ। ठीक है, फिर 1170 में दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को जीता। ठीक है, कब जीता था पृथ्वीराज चौहान ने? 1170 में। ठीक है, अब बात करते हैं जब 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया। ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो कब जीता था दिल्ली को उसने? 1192 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं शासक जो तुर्क एवं अफगान मूल के थे, आगामी 320 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया। क्या हुआ था कि जो तुर्क और अफगान के जो आगामी लोग थे ना, वहाँ पे जो सुल्तान बने थे, आते जाते जो सुल्तान बनते गए, वो उन्होंने 320 वर्ष तक वहाँ पर राज किया। ठीक है, नेक्स्ट। तो दिल्ली सल्तनत का वंश क्रम कैसे हुआ? यहाँ अपन ने स्टार्ट में बात की थी कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल, ये तो मैंने कार्यकाल के पहले का पढ़ाया आपको कि कब कैसा हुआ, कब से कब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ दिल्ली को जीता था। ठीक है, कब जीता था? 1170 में। फिर 92 में किसने जीत लिया था उसको? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, ऐसे 300 वर्ष तक और सुल्तानों ने इस पर राज किया। अब यहाँ बात करते हैं, मैंने बोला दिल्ली सल्तनत का वंश क्रम। वंश क्रम कहाँ से कहाँ तक चला अपना? 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो मैं आपको इसको याद करने का आसान सा तरीका भी बता देती हूँ, जिससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसके 5 वंश हैं। ठीक है, तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, ठीक है, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें। तो गुलाम वंश, अपन आगे आगे के वर्ड लेंगे, इससे मिलता जुलता कुछ ऐसी ट्रिक बना लेंगे जिससे आपको याद भी हो जाएगा। जैसे गुलाब खिला तुमसे लिया। ठीक है,
गुलाब खिला तुमसे लिया। ठीक है, तो गुलाब मीन्स गुलाम वंश, खिला मीन्स खिलजी वंश, तुमसे मतलब तुगलक वंश, से मतलब सैयद वंश, और लिया मतलब लोधी वंश। अब अपन किसने इसकी स्थापना की, या इसके इसमें किस किसने, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं गुलाम वंश। इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश यह कौन से वंश का है? गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कब से कब तक राज, इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी अपन नॉर्मली पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक चला और इसके संस्थापक कौन था? ठीक है, तो गुलाम वंश, इसका संस्थापक कौन रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसने कब से कब तक किया? 1206 से 1290 तक। फिर दूसरा है खिलजी वंश। इसमें किसने राज किया है? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब? जहां ये वंश खत्म हुआ वहां से ये वंश शुरू हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, बस एक ही में है जिसमें थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ एक ही वंश में है। जहाँ जैसे तुगलक वंश में है शायद कि 1413 तक यहाँ है, बट यहाँ 1414 से स्टार्ट है दूसरे में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ाऊंगी मैं, आप ये देख लीजिएगा कि खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने इसके संस्थापक रहे हैं, और इनका कार्यकाल कब से कब तक चला है? 1290 से 1320 तक। ठीक है, इसने सबसे कम समय तक शासन किया है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तीसरे पे बात करते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश संस्थापक कौन रहा है? गयासुद्दीन तुगलक। कब से कब तक? 1320 से, क्योंकि अपना खिलजी वंश 1320 में खत्म हुआ है ना, तो ये 1320 में शुरू हुआ है। 1320 में 20 से 1413 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल सबसे ज्यादा चला है। ठीक है, इसने सबसे ज्यादा शासन किया है। अब बात करते हैं सैयद वंश की। खिज्जर खां इसका संस्थापक रहा है, और मैंने अभी बताया था यहाँ इसका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अपन यहाँ इसको 1414 से ही लिखेंगे, है ना, ये वाला। तो ये कब से कब तक रहा सैयद वंश? खिज्र खां इसका संस्थापक था। सैयद वंश चला है 14 से 14 तक, 14 से स्टार्ट हुआ है, 1451 में खत्म हुआ है। ठीक है, अब आते हैं लोधी वंश पे। इसके संस्थापक कौन रहे हैं? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी इसके संस्थापक रहे हैं, और इनका कार्यकाल चला है 1451 से 1526 तक। ठीक है, अब इनका अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। इसके संस्थापक कौन रहे हैं? अभी मैंने पढ़ा है, इसके संस्थापक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक इनने शासन किया है। ठीक है, हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश की संज्ञा दी है। तो मामलुक यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ स्वामित्व होता है। तो किसी किसी को स्वामित्व भी नहीं पता होगा कि स्वामित्व किसे कहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था, जैसे कि स्वामित्व मतलब जो मालिक होता है जमीन का या किसी चीज का स्वामी होता है। स्वामित्व मतलब किसी चीज का स्वामी। ठीक है, उसको स्वामित्व बोलते हैं। ठीक है, अरबी शब्द है मामलूक। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वामित्व। चलिए, मामलूक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता था जो सैन्य क्षमता में निपुण थे। मतलब उनको स्वामी कहा जाता था, मालिक कहा जाता था, जो सैन्य क्षमता में निपुण थे। मतलब एक प्रकार की लीडर थे, है ना, एक प्रकार की लीडर थे वो, जो सेनापति या सेनापति का काम करते थे। ठीक है, तीरंदाजी तलवारबाजी इन सब में निपुण होते थे, और वो एक लीडर बन जाते थे। ठीक है, तो वास्तव में 3 गुलामों ने अलग अलग इस वंश में राज किया है। जो 3 गुलाम थे, तो इस वंश में अलग अलग राज किया है। पहला कुतुबी वंश,
1206 से 1211 तक, ठीक है, ऐबक द्वारा स्थापित किया। ठीक। दूसरा है प्रथम इलवरी वंश इल्तुतमिश द्वारा। तो मैं अभी बता देती हूँ, इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री की शादी भी कराई है ना। तो प्रथम इलवरी वंश इसमें किसने राज किया है? 1211 से 1266 तक इल्तुतमिश द्वारा। द्वितीय इलवरी वंश में 1266 से 1290 बलबन द्वारा स्थापित। ठीक है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। गौरी का विश्वसनीय गुलाम तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, इसमें ऐबक शब्द आया था पिछली क्लास में, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है। जो कि गौरी का विश्वसनीय गुलाम था। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? मलिक, शिप सलाहकार, कुरान ख्वा, ठीक है, लाख बख्श, पील बख्श, ये हाथी दान देने वाला, मतलब इसको दानी बोलते थे। ठीक है। हाथी दान देने के कारण इसको पील बख्श कहा जाता था। ठीक। अब इसने राजधानी क्या बनाई थी अपनी? इसने अपनी राजधानी बनाई थी क्या? लाहौर। ठीक है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। उस टाइम ये कुछ बंटवारा नहीं हुआ था, कुछ अलग नहीं था अपना भारत। ठीक है। इसने अपनी राजधानी इसलिए लाहौर को बनाया था। ये नोट कर लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो इसका आंसर आएगा कि लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक। और एक क्वेश्चन और आता है कि ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? तो मलिक, सिप सलाहकार, कुरान खा, लाख बख्श और पील बख्श। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, ऐबक ने एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश तथा एक पुत्री का विवाह ताजुद्दीन यल्दौज के साथ किया। मैंने अभी बताया था कि इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह कराया था। ठीक है। और दूसरी पुत्री का विवाह किससे कराया था? ताजुद्दीन यल्दौज के साथ। ठीक है। गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर मतलब शाही घुड़साल के पद पर नियुक्त किया था। जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, यह गौरी का गुलाम था पहले, तो उसने उसको किस चीज की उपाधि दी थी? अमीर खासुर, जिसको शाही घुड़साल के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। उसको कौन सा पद दिया था? शाही घुड़साल का। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र सौंपा। क्या हुआ? जो गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, ठीक है, अब वो क्या था? पहले दास था, गुलाम था, तो उसने उसको दास मुक्ति पत्र सौंप दिया कि अब तुम दास मुक्त हो। ठीक है। तीसरा, ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। ठीक है। जो सूफी संत थे, ठीक है, बख्तियार काकी, तो उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, प्रारंभ कराया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पढ़ते हैं, ऐबक द्वारा निर्मित दो मस्जिदें कौन सी हैं? क्वेश्चन ये आता है कि ऐबक द्वारा निर्मित दो मस्जिदें कौन सी हैं? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, जो कि 1197 में निर्मित भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद थी, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। दूसरी, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, जो कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, इसको स्टार लगा के IMP कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको
इसको निर्मित कराया था और यह अजमेर में स्थित है। और बात करें तो सूफी संत पंजाब शाह 2.5 दिन का इनका उर्स लगता है। मुस्लिम लोग में मस्जिदों में कहीं सब लोग ने सुना हो उर्स लगता है। तो अब जब वहां उर्स कहाँ लगता है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक। मृत्यु कब हुई थी ऐबक की? ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। 1210 में चौगान खेलते समय ऐबक की लाहौर में मृत्यु हो गई। ठीक है। दरबारी कवि कौन थे इनके? हसन निजामी, जो दिल्ली के पहले आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मासीर का लेखक। कौन था? हसन निजामी, जो दिल्ली के पहले आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मासीर का लेखक था। ठीक। अब बात करते हैं अपन आराम शाह। तो आराम शाह केवल कुछ ही विद्वानों ने इसे ऐबक का पुत्र माना है। केवल कुछ ही विद्वान थे जिन्होंने इसको कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र माना है। ठीक है। मिनाह उल सिराज के अनुसार, ठीक है, मिनहाज उल सिराज के अनुसार ऐबक की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक का विवाह इल्तुतमिश से हुआ था, है ना, और दूसरा किससे हुआ था? ताजुलिक यल्लौद से। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि जो उसकी 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक का विवाह इल्तुतमिश से हुआ था। फिर दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के अख्तेदार इल्तुतमिश को इसके खिलाफ निमंत्रण भेजा। किसके खिलाफ? आराम शाह के खिलाफ। किसको निमंत्रण भेजा? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का पति था इल्तुतमिश, है ना। और कुछ ही विद्वानों ने आराम शाह को क्या माना है? ऐबक का पुत्र माना है। अब यहाँ क्या हुआ कि इल्तुतमिश राज्य हड़पने के लिए उसने सोचा ये तो उसका पुत्र मान रहे हैं भाई, ये तो उसका पुत्र है, तो पूरी प्रॉपर्टी या पूरा राज्य या सब कुछ यह इसका हो जाएगा, ये राजा बन जाएगा। ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। कुछ लोगों ने इसको भड़का दिया इसी प्रकार से कि भाई सारा राजपाट उसका हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमाका। तो इसने क्या किया? भड़कने के बाद इसने क्या किया? दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया। ठीक है। तो अब ये तो पता चल गया कि इल्तुतमिश ने क्या किया? आराम शाह को मार दिया, है ना। तो अब राजपाट तो उसका हो जाएगा, है ना। तो आगे अभी अपन को और पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश ने भी शासन किया। ठीक है। प्रथम इलवरी वंश, फिर ये अपन ने अभी पढ़ा है ना कुछ देर पहले शॉर्ट में, जो प्रथम इलवरी वंश, फिर द्वितीय इलवरी वंश, ये सब। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इल्तुतमिश ने फिर क्या क्या किया? उसने प्रथम इलवरी वंश किया, जो 1211 से 1266 तक चला, जो अपन ने पढ़ाया अभी शॉर्ट में पढ़ाया है, जो इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी क्वेरी हो आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।